Hello guys, hi, this is Sumit. I welcome you to the Rank Secure IAS Academy. दोस्तों ये हमारा पॉलिटी का सीरीज चल रहा है। पॉलिटी के सीरीज में हमने अब तक क्लास 9 और क्लास 10 के जो एनसीईआरटीज थे वो सारे फिनिश किए और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है इसको, क्लास 11 का एनसीईआरटी। क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी हम आज से शुरू करेंगे। दोस्तों 9th के जब हमने एनसीईआरटी शुरू किए थे तब हमने एक दिन में 3 चैप्टर्स भी लिए थे, अगर आपको याद होगा। फिर 10th में जब हम आए तो एक दिन में हम 2 चैप्टर्स ले रहे थे। और अभी 11th के लिए आज के लिए मैं एक चैप्टर ही ले रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि और एक चैप्टर ऐड करना चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं हो रहा है, सो फ्रॉम टुमारो विल टेक 2 चैप्टर्स एंड इफ़ यू थिंक यू आर कंफर्टेबल विथ 1 चैप्टर तो हम केवल एक ही चैप्टर लेंगे ताकि आपको भी वो कंफर्टेबल रहे। हालांकि अभी इसके साथ 11 एनसीईआरटीज के साथ साथ पैरेलली हमारा न्यूज़पेपर का सीरीज भी चल रहा है। तो आई होप आपने वो देखा होगा। प्रीवियस क्लास में एक आखिरी के 10 मिनट का और क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा डिस्कशन होना रह गया था, लेकिन कल के क्लास में क्वेश्चन ऑफ द डे और आखिरी के 2 जो कुछ आर्टिकल्स थे उसमें मैं शॉर्ट में आपके साथ डिस्कशन कर लूँगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको लगता होगा कि टॉपिक रह गया है आज का हिंदू का, तो वो कल हमारा डिस्कशन होगा। कल हिंदू का क्लास का टाइम होगा, एक अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ। 6 o'clock इवनिंग में द हिंदू पे डिस्कशन होगा और 8:30 को हमारा क्लास होगा पॉलिटी का कल। तो आप उस अकॉर्डिंगली अपना डिनर और वो सब प्लान कर लेना। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके कंफर्म कर दीजिए। एम आई ऑडिबल टू यू? और एक दूसरा अनाउंसमेंट ऐसा है कि अनअकैडमी प्लस का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है सो यू कैन यूज़ द रेफरल कोड RANK10 एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द एंटायर पैकेज। आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लो या 2 साल का, आपको अकॉर्डिंगली वैसा मिल जाएगा। सुमित, ये लिंक बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको पता चल जाए। ये स्केड्यूल्ड हमारा एवरीडे 9:30 को होता है, लेकिन आज हमने थोड़ा जल्दी शुरू किया है तो शायद उसी के कारण बाकी के अपने स्टूडेंट्स नहीं आ पाए हैं। तो प्लीज़ बाकी के एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर कर दो। और आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो इसके ऊपर हम आज का जो है डिस्कशन लेंगे। अभी क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए? आपको याद होगा क्लास 10 का जब एक एनसीईआरटी हमने डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि जो डिक्टेटरशिप जहाँ जहाँ पे है वहाँ का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो स्लाइटली हायर है। इकोनॉमिकल ग्रोथ की जब बात की थी एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मोस्ट पॉपुलर है दुनिया में। सबको डेमोक्रेसी चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एश्योरेंस मिलता है। अभी देखो, कोई भी डेमोक्रेसी को रन करने के लिए एक रूल तो होने चाहिए ना उसके। कुछ डेमोक्रेसी क्या है, चलो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ तो उसके रूल्स कहीं तो लिखे होने चाहिए तो ताकि लोग उसे फॉलो कर सके। तो इन्हीं रूल्स को जो है उसको हम कहेंगे आर्टिकल्स, जिसके द्वारा हर एक चीज़ के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है डेमोक्रेटिक उनके लिए ये सारे रूल बनाए गए हैं और उसको लिखा गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, वाई एंड हाउ, ये इस चैप्टर का आज का हेडिंग है। तो चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर से। सो चैप्टर क्या कहता है ये शुरुआत में कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। ज़रूरी है या नहीं है अगर आपको कंट्री चलाना है? चलो एक लाइव अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। करंट सिनेरियो में अभी जो क्राइसिस चल रहा है, कोरोना क्राइसिस, तो इसमें हमारे पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसी के लिए आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हमारे इंडिया के जो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स है उनके साथ डिस्कशन किया, मीटिंग किया, एंड दिस इज़ हाउ ये जो अनलॉक करने का डिसीजंस है ये आगे आया है। अगर डिक्टेटरशिप होता तो कोई तो एक डिक्टेटर सेंटर में बैठ के डिसीजन ले लेता और ये इसको एग्जीक्यूट किया जाता। अभी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है?
हमने देखा था कि डेमोक्रेसी में, या फिर जो, चलो पहले ये समझ लेते हैं कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेसी, इसके क्या नियम होने चाहिए, उसके जो नियम बनाए गए थे उसको लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक रूल बुक होना चाहिए, ये शुरुआत में हमने देखा। तो हमने ये बात देखी है कि डेमोक्रेसी में जो है अकोमोडेशन सही तरीके से हो जाता है वेरियस सोशल ग्रुप्स का, फिर वो सोशल ग्रुप्स हो, वेरियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो, सबको एक अच्छी तरह से एक अकोमोडेशन मिलता है। और हमारे इंडिया के कॉन्सर्न में अगर हम देखा जाए तो वेरियस डिफरेंट ग्रुप्स, रिलीजन, इतने सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे, तो फिर उनको रहने के लिए अच्छे से, जो हमारे सोसाइटी का बैलेंस मेंटेन रहने के लिए, ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। अभी ये जो रूल्स होते हैं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ नियम वहाँ पे लिखे हैं, तो वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, इनफोर्सेबल होने चाहिए, ताकि दूसरों को जो है उससे एश्योरेंस मिले। अगर कोई रूल्स बनाया तो अगर वो इनफोर्सेबल नहीं, माने कि आपको वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, ऐसा अगर कहीं पे आपने उसको नहीं लिखा है तो क्या हो सकता है कि किसी को एश्योरेंस नहीं मिलेगा। अगर कहा गया कि आपको 6 फीट का अंतर रखना है जब भी आप बाहर जाओगे, अभी फिलहाल ये तो थोड़ा सेंसिटिव इशू है तो लोग डेफिनेटली फॉलो करेंगे, लेकिन ये इन्फोर्सेबल होना चाहिए, क्योंकि अभी पब्लिक स्प्लिटिंग जो है उसके अगेंस्ट फाइन लगा दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। अगर आपने जो कुछ सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया अभी के क्राइसिस में, तो आपको जो है पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो ये इन्फोर्सेबल होने चाहिए, तब जाके बाकी के लोगों को भी एश्योरेंस होता है कि भाई ये हमें फॉलो करना है। अभी डेमोक्रेसी का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट फंक्शन डेमोक्रेसी का यही है, इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलो मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमॉन्स्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो है हमने शुरुआत में ये देख लिया कि एक फर्स्ट फंक्शन है डेमोक्रेसी का। अभी ये बेसिक अलोकेशन ऑफ पावर की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये बेसिक अलोकेशन ऑफ पावर क्या होता है, पावर किसको दी जानी चाहिए? तो पावर देने के लिए ऐसे किसी भी रैंडम इंसान को नहीं चूज करते हैं। अभी तक के क्लास 9 और 10 के एनसीईआरटी में हमने देखा कि पावर हम उन्हीं को देते हैं जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों ने उनको चूज किया होता है। और साथ ही साथ जिनको पावर मिली है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, डिसीजन ऑफ पावर अलोकेशन किसके पास है? शुरुआत में तो सारा डेमोक्रेसी में पावर लोगों के पास है कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स लॉ मेकिंग में भेजेंगे, और वहाँ पे जाने के बाद ये जो बेसिक पावर अलोकेशन की हम बात कर रहे हैं, ये पावर अलोकेट होगा। उसके बाद जो एक हायरार्की सेट होगी कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। याद आ रहा है जो हमने क्लास 9 और 10 का एनसीईआरटी डिस्कस किया था? आई होप यू आर रिकॉलिंग ऑल द पॉइंट्स। हाय दीपक, कैसे हो? आई होप आपको सब रिकॉल हो रहा होगा जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में। तो हम उसकी अगर हम बात करें तो एक बेसिक अलोकेशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा होता है। और डिसीजन ऑफ पावर अलोकेशन, अभी ये कौन लेगा आप बताओगे? कोई? दीपक, सुमित, कौन ले सकता है ये पावर? ये डिसीजन लेने का पावर किसके पास होता है? डेमोक्रेसी में जो है देखा जाए तो पीपल्स गेट टू डिसाइड, ठीक है ना। तो ये पावर डेफिनेटली हमारे लोगों के पास ही है। तो सेकेंड फंक्शन क्या है डेमोक्रेसी का? is to specify who has the power to make decisions in the society. It decides how the government will be constituted. कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगा, क्या ये जो पावर है वो लोगों के पास है। अभी ये जो पावर दी गई है तो ये इस पावर अनलिमिटेड तो नहीं होनी चाहिए ना। क्या होगा अगर अनलिमिटेड पावर किसी एक के हाथ में चली गई? तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट ही हर्ट हो जाएगा। तो ये जो लिमिटेशंस होना चाहिए पावर्स का, तो ये लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड लिमिटेशंस ऑन सिटीजन्स टू, तो दोनों के ऊपर ये होना जरूरी है। सो थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखेंगे तो वो है इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन, एंड दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट मे नेवर ट्रेसपास देम। तो माने दोनों को लिमिट क्रॉस नहीं करना है। ये जो लिमिट दिया है गवर्नमेंट को भी और सिटीजन्स को भी। अभी देखो गवर्नमेंट को जो अथॉरिटी है, पावर है, तो वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कभी भी स्क्रैप नहीं कर सकता है। जो बेसिक ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वो बदल नहीं सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ऐसा करने की कोशिश की तो लोग उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं।
हमारे जो बाकी के इंस्टीट्यूशंस है आगे जाके हम वो भी देखने वाले हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, उनके पास भी उतनी पावर है कि वो चेक एंड बैलेंस जो हमने देखा था प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है ना, तो वो उनको समझ में आ गया होगा जो आपने प्रीवियस क्लास किया था। तो ये चेक एंड बैलेंस का भी एक गेम होता है, हमने जो देखा था। तो क्या होता है, लिमिटेशन ज़रूरी है पावर में। अभी मैंने कहा कि गवर्नमेंट जो है बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको धक्का नहीं पहुंचा सकती है, फंडामेंटल राइट्स को स्क्रैप नहीं कर सकती है। ऐसा किया तो लोग उसके अगेंस्ट एजिटेशन जो प्रोटेस्ट खड़ा कर देंगे। लेकिन नेशनल इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस में क्या होता है कि उनको जो है वो फ्रिस्ट करने पड़ते हैं और लोगों को वो फॉलो करना ज़रूरी है। अभी आपका राइट टू रिलीजन, राइट टू गैदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये जो है ये नहीं होना चाहिए अभी जो हमारा अभी नेशनल इमरजेंसी चल रहा है उसमें। तो ये बात यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के पास वो ताकत है इस पावर को लिमिटेशन कितने कैसे होने चाहिए ये डिसाइड करने की। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये 11th का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है और यही कारण है दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में इसी के लिए आएगा क्योंकि हमने 9th 10th थोड़ा डिटेल में और अच्छे से बेसिक से लेके कवर किया था। सो मुझे नहीं लगता है कि ये समझने में आपको कोई दिक्कत आएगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने पास वो पावर रखी है, गवर्नमेंट की कितनी होगी और लोगों की कितनी होगी। अभी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है पावर, लेकिन उसी के साथ साथ मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट बेसिक क्लस्टर ऑफ द राइट्स। जो बेसिक कोर ढांचा है, जो कोर स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है। और जो बेसिक राइट्स है सिटीजन्स के, जैसे कि बेसिक लिबर्टीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड और बिजनेस, ये जो सारे हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, ये सारे राइट्स जो है लोगों को मिलते हैं, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी ही उनको वो राइट्स उनसे विड्रॉ किए जाते हैं। नाउ अभी कुछ एस्पिरेशंस एंड गोल्स भी होते हैं सोसाइटी के। अभी सोसाइटी के एस्पिरेशंस और गोल क्या है, उनके जो कुछ बेसिक राइट्स है वो प्रिजर्व होने चाहिए, उनका प्रोटेक्शन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गवर्नमेंट का। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिलायबिलिटी उनको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको वो एक तरीके का प्रोटेक्शन उनको दिया हुआ होता है, ठीक है। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द फिनेस्ट एग्जाम्पल है दुनिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एक ऐसा फ्रेमवर्क इसने बनाया है गवर्नमेंट का कि कई सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में गवर्नमेंट काम कर सकता है, जो सोसाइटी के गोल्स है वो अचीव कर सकता है। आपको याद होगा फंडामेंटल राइट्स हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमने देखी, और जैसे मैंने कहा नेशनल इमरजेंसी में ये राइट्स जो है निकाले जा सकते हैं और लोगों ने भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की गोल की हम बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस के गोल क्या होने चाहिए? गोल ऑफ द सोसाइटी इनोवेटिव इन दिस रिस्पेक्ट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सोसाइटी के गोल्स है हमारे, उसको अचीव करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास बहुत अच्छे से इनोवेटिव वे में उसको मेंशन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स हो, कुछ राइट्स का प्रोटेक्शन के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, या फिर कुछ आर्टिकल्स के द्वारा आपको जो प्रोटेक्शन दिया गया है, ये बहुत ही इनोवेटिव वे में या फिर बहुत ही सोच समझ के उसको बनाया गया था। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस का याद कीजिए, जो हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ था, जो सोशल वैल्यूज़ क्या होते हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है, ह्यूमन राइट्स क्या होती है, ये सारे एस्पेक्ट को दिमाग में रख के जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस शुरू हुआ था। अभी लीगली इनफोर्सेबल कुछ राइट्स है, कुछ लॉज है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। देखो, जो हम देखते हैं कि फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारा सोसाइटी होना चाहिए, किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ह्यूमन राइट वैल्यूज जो है वो हैम्पर नहीं होने चाहिए। सो इन दैट केस क्या है कि लॉ अगर इन्फोर्सेबल है तो लोगों के ऊपर भी वो एक मॉरल प्रेशर होता है कि उनको वो जो है डिस्टर्ब नहीं करने हैं। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी देखने वाले हैं दोस्तों। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है ये हम देखेंगे। तो अभी आखिरी पॉइंट हम ये समझते हैं कि एक फेवरेबल कंडीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को सोसाइटी को देना होता है, और सोसाइटी के एस्पिरेशंस क्या है कि डिग्निफाइड लाइफ, उनके जो अधिकार है उनको वो मिलते रहे। अभी फंडामेंटल राइट्स हमने देखे थे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम,
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, आपको याद आ रहा है? रेहान में भी कुछ टेक्निकल एरर है, लेकिन मेरी आवाज आ रही है और आपको स्लाइड्स दिख रही है, तो इसके लिए आई डोंट वांट टू इंटरप्ट द क्लास। तो ठीक है, मेरी आवाज पहुंचनी जरूरी है और स्लाइड्स अच्छे से दिखना जरूरी है। यस, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो आर्टिकल 36 टू 51 है वो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके रेहान, स्पेसिफिकली ये क्लास बेटा जो है ना यूपीएससी के लिए हो रहा है, पॉलिटी के लिए। तो देखो, अगर आपको अटेंड करना है तो आप कर सकते हो। हम अभी क्लास 11 का एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। फाइन, तो लेट्स मूव। तो फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपने देख लिया क्या होता है। अभी चलो देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जैसे कि सुमित ने कहा अभी कि आर्टिकल 36 टू 51 में आपको वो मिलेंगे। आगे जाके हम डीपीएसपी के ऊपर भी अलग से हमारा क्लास होने वाला है, डिस्कशन में आएगा वो, लेकिन सिग्निफिकेंस पहले देख लेते हैं कि डीपीएसपीज आर बैक्ड बाय पब्लिक ओपिनियन, उसके बाद प्रोवाइडेड फॉर अ वेलफेयर स्टेट, इंपॉर्टेंस एज मोरल आइडियल्स, उसके बाद डायरेक्टिव कॉन्स्टिट्यूट्स अ गाइड फॉर द स्टेट, एक गाइड होता है वो स्टेट के लिए कैसे डायरेक्टिव कॉन्स्टिट्यूट उनको फॉलो करने हैं, सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसीज, उसके बाद आर सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के लिए एक सप्लीमेंट्री होता है, यार्ड स्टिक फॉर मेजरिंग द वर्थ ऑफ द गवर्नमेंट, और हेल्पफुल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आपके अधिकार क्या क्या आपको अधिकार मिले हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए बहुत सही माध्यम है ये। और एम्बिग्यूटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज यूजफुल, कुछ क्योंकि देखो डेमोक्रेसी ने आपको वो अधिकार दिया है, अगर आपको डाउट आना, आपके अधिकारों के प्रति सजग होना, अगर आपके अधिकार कहीं उनका वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाना, और यही एक पॉजिटिव साइन है, सक्सेस का साइन है डेमोक्रेसी का। अभी फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल वो हम देखने वाले हैं। तो क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हमने, हमारा कोई स्टेट का रिलीजन है बिल्कुल नहीं है, हमने देखा है, तो कोई भी ऐसी इथनिक आइडेंटिटी नहीं है। वी ऑल आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। फिर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी आप बिलोंग करते हो किसी भी आप जाति धर्म से, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है। फंडामेंटल आइडेंटिटी हमारा है वी ऑल आर इंडियंस। अभी क्या होता है कि ये आइडेंटिटी का जो एक क्राइसिस है ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, वो वैरी होता है। अब अभी हमने देखा था कि किसी किसी कंट्री में क्या है कि उनका एक स्टेट का अपना रिलीजन होता है, तो उस दरम्यान भले ही वहाँ पे डेमोक्रेसी हो, लेकिन जब आइडेंटिटी की बात आती है, श्रीलंका का केस आप रिकॉल करने की कोशिश करो जो मैंने आपको बताया था, तो उस दरम्यान भले ही वहाँ पे डेमोक्रेसी हो लेकिन वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट को वो हर्ट करते रहता है। सो वी ऑल आर सिटीजन्स। तो ये बहुत ही सही एक एस्पेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आपको देखने को मिलेगा। एंड द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि बाकी के कंट्रीज़ को अगर हम देखते हैं तो फिर वो यूके हो, यूएस हो, तो वहाँ पे जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस था, तो फिर वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस हो या फिर बाकी दूसरे कंट्रीज़ का, तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि उस प्रोसेस के दरमियान जो कुछ डिस्कशंस, डिबेट्स या फिर जो कुछ उन्होंने ड्राफ्ट्स बनाए, ठीक है ना, तो उन्होंने उसको लिख के रखा। अभी वो सारे डिस्कशंस, डिबेट्स, ड्राफ्ट्स बनाते वक्त उन्होंने क्या किया कि उनके कंट्री स्पेसिफिक या फिर सिचुएशन बेस्ड जो है उन्होंने वो ड्राफ्ट में या डिबेट्स में या फिर उस डिस्कशन में वो पॉइंट्स ऐड किए, एंड अकॉर्डिंगली अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पास रखा गया है डेमोक्रेसी में, ठीक है। सो अभी हम आगे का पॉइंट देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक फिजिकल कॉपी, सिंगल डॉक्यूमेंट, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी ये मैंने क्यों मेंशन किया है कि अभी कुछ कुछ कंट्रीज तो ऐसे हैं कि जिनका आपको आगे जाके मैं बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग बात कि किसी किसी का तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भी नहीं, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी कंट्रीज का जो है सिनेरियो अलग हो सकता है।
अभी जो मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किए जाते हैं जैसे साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स का और हमारे इंडिया का, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्मली क्रिएट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा दिसंबर 1946 में। ठीक है, कब क्रिएट किया गया था? दिसंबर 1946 में। उसके बाद नवंबर 1949 तक इसके ऊपर जो है डिस्कशंस हुए, वो बनाने का प्रोसेस जारी रहा। और हमारा जो नेशनल मूवमेंट है उसका एक हिस्ट्री भी उसके पीछे है कि ये प्रोसेस बनाते वक्त जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था उसके दरमियान जो है दोस्तों कि क्या पॉइंट्स को सामने रखा गया और किस तरीके से ये प्रोसेस बन रहा था। दोस्तों इंटरनेट का शायद कुछ इशू है, बस एक सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ। विल सी इफ द थिंग्स आर गोइंग वेल और नॉट। तो मुझे बस एक सेकंड देना, हम कोशिश करते हैं कि फिर से ये रिकनेक्ट हो जाए। मुझे बस एक बार कंफर्म कर देना कि अगर मेरी आवाज आप तक अच्छे से पहुंच रही है तो। अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है अच्छे से, प्लीज एक बार कंफर्म कर देना। फाइन। तो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर हम देख रहे थे। ओके, अगर स्टक है तो बस 2 सेकंड के लिए आप वेट करो। या इट्स बफरिंग, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, मैं आगे तक कंटिन्यू करता हूं तब तक। सो चलो नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस एंड इम्पैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो ये नेशनल मूवमेंट का एक इम्पैक्ट जो है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस पे हुआ था। हमने ऑलरेडी उसके ऊपर इवन हमने प्रीवियस क्लासेस में भी वो डिस्कस किया हुआ है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अगर कुछ इशू है आप कमेंट करना। मे बी नेटवर्क तो मेरे यहाँ से बिल्कुल सही चल रहा है, शायद से सर्वर या सॉफ्टवेयर का कुछ इशू हो सकता है। प्लीज बेयर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। पिछले क्लास में भी कुछ सेकंड के लिए स्ट्रक हुआ था लेकिन अपने आप वो रिजॉल्व भी हो गया। नाउ द नेक्स्ट, द पीपल अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एज देयर ओन। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत एक बड़ा सक्सेस है। लोगों ने इसे अपना समझ के उसको अडेप्ट किया, एग्जीक्यूट किया। अभी लोगों ने उसको अपना क्यों समझा, क्या रीज़न था, आगे जाके मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में जो थे पार्टिसिपेट हुए थे, तो उन्हीं के कारण अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव इस प्रोसेस में है, सो डेफिनेटली आई विल हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात जो है दोस्तों यहाँ पे हमें समझनी है। जो हमारा सोसाइटी है, डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स इश्यूज हमारे सोसाइटी के तब भी थे। जैसे जैसे सोसाइटी अभी से 70 साल पहले के और आज के सोसाइटी के इशू और अलग है, कॉम्प्लेक्स है। तभी के इशू अलग थे, कॉम्प्लेक्स थे। तो क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है एक फ्रेमवर्क बनाया है कि बेसिक जस्टिस जो है सबको मिलना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में उनको ये भी पता था, लॉ मेकर्स को, कि सोसाइटी विल बी कीप ऑन चेंजिंग। तो वो उस तरीके से प्रोविजंस भी उन्होंने यहाँ पे बना के रखे हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट कि बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई है। अभी बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या है और कौन से इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूं, कोई बताएगा मुझे कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं डेमोक्रेसी में? लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है इसको, तो अभी बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स क्या है वो हम देखने वाले हैं। आपकी जो जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों के पास एक जैसी पावर है या किसी एक के पास ज़्यादा पावर है? याद कीजिए प्रीवियस हमारे जो 9-10 के एनसीईआरटीज देखे थे हमने, क्या था उसमें? लोगों को तो पता है बेसिक जस्टिस का एक फ्रेमवर्क हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, लेकिन जब बात पावर की आती है, बैलेंस की आती है,
तो क्या है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे एक बैलेंस्ड दिया मेंटेन किया है, ताकि किसी की भी वहाँ पे क्या ना हो, मोनोपोली वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर मोनोपोली होती है तो अल्टीमेटली जो हमारा डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसी को हर्ट होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका प्रोविजन भी किया है कि मोनोपोली ना हो, और साथ ही साथ एक इंटेलिजेंट सिस्टम है हमारा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है, टू चेक एंड बैलेंस। और इसी चेक एंड बैलेंस के कारण ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है। हमको डिस्कस किया था, आपको अगर याद होगा, कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये तीनों के पास जो है प्रॉपर बैलेंस रखा गया है, और तीनों एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ने कुछ डिसीजंस लिए तो उनको डिसीजंस को चेक करेगा, क्रॉस करेगा जुडिशरी, अगर वो गलत है तो। जुडिशरी का भी अगर हम बात करते हैं, कंप्लीट अधिकार जुडिशरी के पास भी नहीं है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है। तो ये जो एक इंटेलिजेंट सिस्टम है ये सक्सेसफुल बनाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और साथ ही साथ एक तरीके से राइट बैलेंस मेंटेन रखता है। फिर वो वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रोसीजर, जो अथॉरिटी लेने वाले लोग हैं, जो कुछ इंस्टीट्यूशंस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, कैबिनेट मिनिस्टर से, लॉ मेकर से, सबका जो है एक प्रॉपर बैलेंस वहाँ पे मेंटेन किया जाता है। और एक बहुत ही सही तरीके से राइट बैलेंस ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। अभी रिजिडिटी की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, कि अगर आपको जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आपको उसको हाथ नहीं लगाना है तो बिल्कुल नहीं लगाना है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी में अगर आपको, चलो 20 साल पहले सोसाइटी के कंडीशंस, इश्यूज अलग थे, अभी अलग है, तो उस अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है अमेंडमेंट का प्रोविजन है। याद आ रहा है आपको? तो अमेंडमेंट द्वारा जो है कुछ सुधार अगर हमको लाने हैं तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी भी हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट, अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है, जो बैलेंस वो मेंटेन करता है, कोर वैल्यूज एंड अडेप्टिंग देम टू द न्यू सर्कमस्टांसेस। जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी बदलती रहती है, तो कोर वैल्यूज जो है उनको नए सर्कमस्टांसेस के अनुसार जो है ढल लेना, कैसे उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए, वो है। और इसी के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट माने, अभी आप ऐसा मत समझो कि उसको हाथ पैर है, लेकिन लिविंग का मतलब यहाँ पे यही मेंशन है कि उसमें बदलाव किया जा सकता है। जो डेड होता है उसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं ला सकते हो, जो लिविंग है उसकी ग्रोथ होते रहती है, उसको आप सिचुएशन के अनुसार उसको बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यही कारण है उसको जो है कहा गया है। अभी हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस कैसी थी। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको याद होगा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो वहाँ के मेंबर्स थे जब उन्होंने सिटिंग्स किए तो क्या होता दोस्तों कि फर्स्ट सिटिंग उसका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद ये रीअसेंबल्ड हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगस्त 14 1947 को बाद में। अभी इसके मेंबर जो थे वो इनडायरेक्टली इलेक्शन द्वारा इलेक्ट हुए थे, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ठीक है, तो ये भी सारी प्रोसीजर में आपको, और ये जो क्रोनोलॉजी में आपको आगे जाके समझाने वाला हूँ। अभी ये जो इनडायरेक्टली जो इलेक्ट होके मेंबर्स आए थे ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की तहत जो हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज था वहाँ से वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कंपोजिशन था, तो उसमें क्या था दोस्तों कि जो ब्रिटिश कैबिनेट कमेटी थी, जिसको कैबिनेट मिशन कहा जाता था, तो उस कैबिनेट मिशन, उस कमेटी के अकॉर्डिंगली एक प्लान बना। तो कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान में ये मेंशन था कि देखो, आपको हर 1 लाख का जो पॉपुलेशन है उसके पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सो वैसे उस दरमियान कितने थे? 292 मेंबर्स थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो उनका अपना खुद का एक प्रिंसली स्टेट्स था, वहाँ के थे 93 मेंबर्स। और बेसिकली वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया था मुस्लिम,
सिख और जनरल कम्युनिटी को, ताकि क्या हो कि सारा जो हमारा सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है सबको रिप्रेजेंटेशन मिले। नो यूनिवर्सल सैफरेज, जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ था हमारे इसमें, तो यही कारण है कि जो रिप्रेजेंटेशन जितना अलग अलग डाइवर्सिफाइड एरिया से आए उतना लॉ मेकिंग प्रोसेस में उनके अपने ऑब्जेक्टिव और ओपिनियन सामने आए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी अलग अलग रीजन्स है सबको जो है रिप्रेजेंटेशन मिला था, और जो शेड्यूल कास्ट है, जो पिछला मागास वर्ग है, उनसे भी 28 मेंबर्स जो थे इसमें शामिल थे। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बहुत ही बड़ा उसमें एक रोल रहा है। ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, आपको पता होगा। अभी क्या हुआ दोस्तों कि डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी, इसकी बात हमने की थी पिछले क्लास में कि जो कांग्रेस पार्टी विद इन पार्टी डेमोक्रेसी की हमने बात की थी। अभी आप में से अगर किसी को लग रहा होगा कि ये मोनोपोली थी कांग्रेस की, सिंगल पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे तो ना बीजेपी थी, ना कम्युनिस्ट पार्टी थी, ना बसपा थी, तो ये कांग्रेस पार्टी की मोनोपोली थी, उनका डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट हो सकता है। फिर अगर उसका रिफ्लेक्शन होगा तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट हर्ट होगा, लेकिन नहीं, डाइवर्सिटी भी थी, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स कांग्रेस पार्टी में थे, साथ ही साथ डेमोक्रेसी भी कांग्रेस पार्टी में थी। नेहरू हो या वहाँ की टॉप लीडरशिप, उन्होंने खुद के हाथ में पावर रखने के साथ साथ बाकी के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी उतना जो है अथॉरिटी दिया था उनका ओपिनियन सामने रखने का। वही कारण है कि जो डिबेट्स होते थे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के द्वारा, तो उस डिबेट्स में कई बार जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी एग्री नहीं होते थे कांग्रेस के साथ, या फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स, या फिर महात्मा गांधी के फिलोसॉफी के साथ। बाकी के जो डाइवर्स और अलग अलग रीजन से बिलोंग करने वाले, रिप्रेजेंट करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे कांग्रेस के, उनके आपसी मतभेद भी थे। और ये सारे डिबेट्स को, डिस्कशंस को बहुत अच्छे तरीके से उसका एक एक डॉक्यूमेंट्स बना के उसका रिव्यू किया गया, और रिव्यू करने के बाद जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सबके लिए, सबके वेलफेयर के लिए सही हो और सबको एक्सेप्टेड हो, ऐसे बना के वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए थे। अभी एक कमेटी भी उस दरमियान थी, टोटल 8 मेजर कमिटीज़ उसमें थी, जिस कमिटीज़ के जो मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बेसिकली ये जो बड़े लीडर थे उसके मेंबर्स थे। आपसी मतभेद भी होते थे, लेकिन फिर भी जो है एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट उन सब में था, उस पार्टी में था। और यही कारण है कि ऐसे डाइवर्सिफाइड ओपिनियंस को लेके एक आम राय बनाई गई, और जो कि हमारे पीपल्स वेलफेयर के लिए सही साबित हुई। तो ये म्यूचुअल कॉन्सेंसस द्वारा जब ये प्रोसेस चल रहा था, तो हम एक बात यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमने किससे क्या लिया है। मतलब किससे क्या लिया है माने कि देखो, जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे थे, तो जो वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है, जैसा हमारे नेशनल मूवमेंट का इम्पैक्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस पे, वैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूएस रिवॉल्यूशन जो हुआ था, इनके भी कुछ इम्पैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में थे। और अभी प्रोविजंस अडेप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, बाकी के कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का भी पढ़ाई किया गया था, और उस अकॉर्डिंगली वहाँ से हमको क्या लेना है ये डिसाइड हुआ था। अभी आप देख सकते हो कि जो रिजोल्यूशंस होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन गिव इंस्टीट्यूशनल इंप्रेशन टू द फंडामेंटल कमिटमेंट्स। फंडामेंटल कमिटमेंट्स कौन सी देता है कॉन्स्टिट्यूशन? इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी एंड अ कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। तो कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी माने क्या? हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि इंडिया में किसी को भी कहीं भी मूव होने की मुबाह जा सकता है। अभी तो सील किए हुए हैं बॉर्डर्स कोरोना क्राइसिस के चलते, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है ये चीज़ें उनको दी हुई है। अभी ये सारे डिबेट डिस्कशन हो गए, लेकिन बाकी के जो कंट्रीज़ है वहाँ पे कैसे चीज़ें चलती है, देश वहाँ पे कैसे चलाते हैं। तो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई की, तो उनसे हमने क्या लिया? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने वहाँ से लिया। उसके बाद द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, वो हमने वहाँ से लिया। उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हर हिज रोल,
ये दोस्तों ये एनसीईआरटी से ही मैंने लिया हुआ है, ये किसी और बुक का नहीं है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और लॉ मेकिंग प्रोसेस ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट्स थोड़े ज़रूरी हो सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हैं। हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, डीपीएसपीस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा क्वासी फेडरल है ना, हमने अभी तक जो डिस्कस किया था कि फेडरल सिस्टम में हमारे सेंटर के पास थोड़ी ज़्यादा पावर है, तो उसको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में आप क्या कहोगे, क्वासी फेडरल। ठीक है, तो ये शब्द का इस्तेमाल 9th-10th में नहीं आया था, 11th में हमने ये शब्द अभी यहाँ पे देखा। एंड द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और आखिरी में यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स के लिए जो वहाँ पे स्ट्रगल चला था उसका इम्पैक्ट वहाँ पे था, और हमने वहाँ से वो लिया फंडामेंटल राइट्स का चार्टर। और पावर ऑफ जुडिशियरी, रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है। अभी मेन पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से थे, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन रिपब्लिक, ये उनका एक पहला पॉइंट था। उसके बाद जो हमारे इंडियन टेरिटरीज है, या फिर चलो पहले हम यूनियन की बात करते हैं, तो जो हमारे ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज है, इंडियन स्टेट्स है, प्रोविंसेस है, और जो अदर पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स आर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ यूनियन। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स के इश्यूज आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उस दरम्यान का हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। टेरिटोरियल फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनोमस यूनिट्स and exercise all powers and functions of the government and administration except those assigned to or vested in the union। ठीक है, तो जो है फेडरल क्वासी फेडरल सिस्टम में जो है अधिकार जो थे टेरिटोरियल फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनोमस होंगे, ऐसा ऑटोनोमस यूनिट होंगे और उनके अपने पावर और अधिकार होंगे। सोवरेन स्ट्रक्चर होगा, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों के लिए होगा, लोगों के बेसिक राइट्स जो है, अधिकार जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होगा। उनको जो गारंटी दी जाएगी सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस की, इक्वल स्टेटस की, उनको सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो उनको मिलेगा, फंडामेंटल फ्रीडम जो है, फंडामेंटल फ्रीडम आप उसमें आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों को दिया जाएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सारी चीज़ें जो है हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका गारंटी दिया है। और जो माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लास, उसके बाद जो वीकर सेक्शन है उनको भी एक प्रोटेक्शन की यहाँ पे गारंटी दी गई है, ताकि ऐसा ना हो कि मेजोरिटी लोगों के हाथ में सत्ता रहे, उनके अकॉर्डिंगली पॉलिसी हो, और एक सेक्शन जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन वहाँ पे हो। तो फंडामेंटल राइट्स ये सबके लिए एक साथ है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी आई विल मूव टू द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, और मुझे प्लीज़ आप ये भी बताना कि आपको ये एक चैप्टर एवरी डे इस हिसाब से हमको लेना है या 2 चैप्टर। तो कंक्लूजन यही है दोस्तों कि व्हाई एंड हाउ, और इसके कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हमने देखे। अभी जैसे ही हम अगले चैप्टर्स की तरफ जाएंगे एनसीईआरटी के, तो अगले चैप्टर्स में हमको इसके आगे के जो पॉइंट्स हमें देखने हैं, जैसे कि राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से है, तो अगला चैप्टर ये है। अभी हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कैसा प्रोसेस, वो समझ में आ गया। अभी कौन से अधिकार, जैसे सुमित ने थोड़ी देर पहले कहा था कि डीपीएसपीस क्या है, तो ये सारा जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, आपने एंजॉय किया, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन आते रहे। दोस्तों एवरीडे ये क्लास अब से पहले होती थी 9:30 को, लेकिन अब ये होगी इन बिटवीन 8:30 to 9, और इवनिंग में जो मेरा रेगुलर न्यूज़पेपर का जो सीरीज़ चल रहा है वो उसी दरम्यान होगा। कुछ डाउट्स आते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, आप पूछ सकते हो उसमें। और दोस्तों कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले कमेंट करके ये भी बताइए कि यही
मेथड ठीक रहेगी, रोज एक चैप्टर या आपको रोज के 2 चैप्टर चाहिए। आपको हेवी भी नहीं होना चाहिए और आपको चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए। सो प्लीज़ ये बताइए, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखो एंड कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू सो मच गाइज।